नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। देखते हैं सारा देश 100 खबरें। मलेशिया और सिंगापुर यात्रा के बाद प्रधानमंत्री स्वदेश लौट आए हैं। मलेशिया और सिंगापुर के 4 दिवसीय दौरे के बाद देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटे। भारत पहुंचे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री जब पालम टेक्निकल एयरपोर्ट एरिया से बाहर निकले तो उन्होंने स्वागत करने के लिए लोगों को हाथ मिलाकर अभिवादन किया। सिंगापुर यात्रा के दौरान मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने वहां रहने वाले भारतीयों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी विदेश यात्राओं का आलोचना कर रहे उनका करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यमन में हिंसा के दौरान बचाए गए हिंदुस्तानियों का जिक्र करते हुए कहा कि मुसीबत पड़ने पर बाहर रहने वाला भारतीय भारत की ओर मदद के लिए देखता है और ऐसे संकट में विश्व के साथ जीवंत रिश्ते ही काम आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तरक्की के लिए FDI की जरूरत पर भी जोर दिया और FDI का एक नया मतलब भी बताया। उन्होंने कहा कि भारत को FDI की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में FDI का मतलब फर्स्ट डेवलप इंडिया है। उन्होंने कहा कि जब से सत्ता में आया हूं FDI में 40% की बढ़ोतरी हुई है। अपने सिंगापुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग के साथ मुलाकात की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा, जहाजरानी और नागरिक उड्डयन जैसे 10 समझौतों पर सहमति बनी। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के राष्ट्रपति टोनी तान किंग के साथ भी मुलाकात की। इससे पहले मोदी सिंगापुर में रह रहे भारतीय लोगों से भी मिले और उनके साथ सेल्फी ली। प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर दौरे के आखिरी दिन INA मेमोरियल जाकर आजाद हिंद फौज के शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कल से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र एक बार फिर हंगामेदार होने के आसार के बीच संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने संसद में उठाए जाने वाले तमाम मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन तमाम लंबित पड़े विधेयकों की चर्चा होगी, खासकर GST बिल और रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल और कुछ अध्यादेशों को वापस लेने पर। वेंकैया नायडू की सर्वदलीय बैठक के बाद बैठकों का दौर प्रधानमंत्री निवास पर भी जारी रहेगा। असहिष्णुता पर छिड़ी बहस, सम्मान वापसी की मची होड़, दादरी कांड और इस बीच बिहार में महागठबंधन को मिली जीत ने विपक्ष के तेवर तीखे कर दिए हैं। सबसे पहले बीजेपी के तमाम आला नेता और मंत्री प्रधानमंत्री से इस बार पर मंथन के लिए जुटेंगे कि तमाम मुद्दों पर विपक्ष को जवाब कैसे देना है। पहले बीजेपी संसदीय दल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होगी, फिर एनडीए के नेताओं के साथ माथापच्ची होगी। इन दो बैठकों के बाद लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में नेता जुटेंगे। राहुल गांधी की 2 महीने की छुट्टी को लेकर इंडिया टुडे ने नया खुलासा किया है। इंडिया टुडे ने 16 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल तक राहुल गांधी की विदेश यात्रा का ब्यौरा दिया है। इंडिया टुडे के मुताबिक पूरे 60 दिन तक राहुल गांधी के ने एक विदेशी कंपनी के खर्च पर 4 देशों की यात्रा की है। राहुल अपनी इस यात्रा के दौरान थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और कंबोडिया में रहे। इस दौरान उन्होंने म्यांमार में SPG सिक्योरिटी भी नहीं दी। असहिष्णुता को लेकर दिए गए आमिर खान के बयान पर देश भर में कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जहां मुंबई में आमिर के घर के सामने हिंदू सेना के समर्थकों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में भी आमिर के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। बीजेपी ने आमिर के इस बयान को सियासी साजिश का नतीजा करार दिया है, तो सरकार ने असहिष्णुता की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा है कि देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में लगातार कमी आ रही है और इस तरह के बयान देने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के दौरान असहिष्णुता बढ़ी है, ये गलत है। जबकि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि इंटर रिलेशंस के नाम पर देश में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसमें आमिर प्रभावित हो गए हैं।
उधर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि आमिर खान डर नहीं बल्कि डरा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आमिर का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार को समझना चाहिए कि लोग परेशान क्यों हैं। लोगों को डरा धमकाकर समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी आमिर खान का समर्थन किया है, जबकि जेडीयू का कहना है कि आमिर और उनकी पत्नी की चिंता सारे देश की चिंता है। जबकि सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने भी आमिर का समर्थन करते हुए कहा है कि कोई तो बात होगी जिसके चलते आमिर को ऐसा बयान देना पड़ा। और इस बीच फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर ने असहिष्णुता की बात से इनकार किया, लेकिन साथ ही कहा कि आमिर देश से प्यार है और वो उनका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। वहीं अभिनेता परेश रावल, रवीना टंडन, निर्देशक अशोक पंडित सहित फिल्म दुनिया के कुछ लोगों ने आमिर के बयान पर ऐतराज जताया है। अनुपम खेर ने तो एक ट्वीट के जरिए पूछा है कि प्रिया आमिर, क्या आपने कभी किरण राव से पूछा कि वो किस देश जाना चाहती हैं? जबकि अभिनेता रजा मुराद और निर्देशक अनुभव सिन्हा का कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार को बातचीत की पहल करनी चाहिए। आमिर खान के बयान के बाद ऑनलाइन शॉपिंग साइट स्नैपडील भी निशाने पर आ गई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने आमिर खान के बयान के खिलाफ जबरदस्त विरोध दर्ज किया है। आमिर के बयान के बाद लोग स्नैपडील के एप्लीकेशन को डिलीट कर रहे हैं और साथ ही स्नैपडील से शॉपिंग करने की अपील ना करे कोई शॉपिंग, ये भी कह रहे हैं। बता दें आपको कि आमिर खान ऑनलाइन शॉपिंग साइट स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर हैं। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना कोटे से मंत्री रामदास कदम ने दिलीप कुमार, आमिर खान और शाहरुख खान की तुलना सांप से की है। उन्होंने असहिष्णुता पर इन अभिनेताओं के बयानों का हवाला दिया है। रामदास कदम का कहना है कि अगर आमिर खान को अपने देश से प्यार नहीं रह गया है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। उनकी मांग है कि पुलिस ये जांच करे कि क्या आमिर का बयान राष्ट्र विरोधी है। मध्य प्रदेश की रतलाम झाबुआ सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से सीट छीनकर उसे कड़ा झटका दिया है। रतलाम झाबुआ सीट पर कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी के निर्मल भूरिया को 88,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से ये सीट जीती थी। इस बार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस एक हफ्ते तक झाबुआ में डेरा डाले हुए थे। उधर देवास विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। बीजेपी की गायत्री देवी ने कांग्रेस के जयप्रकाश शास्त्री को 29,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का मंगलवार का दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों के बीच ऐसी नोकझोंक हुई कि सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने आम आदमी पार्टी विधायक अलका लांबा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने ओपी शर्मा को 2 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। दरअसल नाइट शेल्टर के मुद्दे पर बहस के दौरान आम आदमी पार्टी विधायक अलका लांबा और ओपी शर्मा ने तीखी बहस हो गई और जिसमें के बाद दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत स्तर पर आरोप लगाने लगे। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट के जरिए ओपी शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नरेला से विधायक शरद चौहान पर एक शादी के दौरान हंगामा और मारपीट करने का आरोप लगा है। आरोप है कि शरद के ड्राइवर ने पहले बारातियों की गाड़ी में टक्कर मार दी, फिर मारपीट शुरू कर दी। विधायक के समर्थकों ने बारात घर में भी तोड़फोड़ की। आरोप है कि विधायक शरद नशे में धुत थे और उन्होंने मेडिकल कराने से भी इनकार कर दिया। अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी की अटकलों के सवाल पर आजम खान ने यह कहा है कि अगर ऐसा होता है तो वो बहुत ही बदनसीब दिन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान एक वैवाहिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। तमिलनाडु में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ में मरने वालों की संख्या 170 के पार पहुंच गई है। वेलाचेरी, मदीकप्पम, तंब्राम, नॉर्थ चेन्नई सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। हालात को देखते हुए आज भी चेन्नई और थिरुवल्लुर में स्कूल बंद कर होंगे। केंद्र सरकार ने एक टीम बनाई है जो नुकसान का जायजा लेगी। गौरतलब है कि बाढ़ से हुई तबाही को देखते हुए राहत कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1940 करोड़ रुपए जारी किए हैं। शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी पीटर मुखर्जी को सीबीआई पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो मुख्यालय दिल्ली लेकर आई है। बताया जा रहा है कि पीटर का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पीटर मुखर्जी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और तथ्य छिपाने की भी कोशिश कर रहा है।
लखनऊ के एक 5 स्टार होटल के मैनेजर नमन वर्मा की मौत का रहस्य गहरा गया है। बुधवार की रात नमन के घर एक गुमनाम चिट्ठी पहुंची जिसमें हत्या के पीछे एक महिला की भूमिका बताई गई है। पुलिस इस खत की तफ्तीश कर रही है। और इस बीच लखनऊ में नमन को इंसाफ दिलाने की मुहिम भी तेज हो गई है। गुरुवार शाम नमन के करीबियों और शहर के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। मुंबई से नाला सुपारा और उसके आसपास के इलाकों में बनी अवैध इमारतों को नगरपालिका ने ढहनाना शुरू कर दिया है। नाला सुपारा में बनी इस 4 मंजिला इमारत में रहने वाले लोगों के विरोध को देखते हुए पहले उन्हें पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया, फिर नगरपालिका के कर्मचारियों ने इमारत को जमींदोज कर दिया। उत्तर प्रदेश के एटा जिला में कचहरी रोड पर स्थित सक्सेना फर्नीचर हाउस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में ऊपरी मंजिल में रह रहे परिवार के बच्चे जलकर मर गए। दमकल की गाड़ी देर से पहुंचने को लेकर लोग गुस्से में हैं। उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और एक दमकल सहित कुछ वाहनों में आग भी लगा दी। उत्तर प्रदेश के उड़े जिले में शिया समुदाय में इमाम हुसैन की याद का मातम मनाया। मातम के दौरान लोगों ने अंगारों पर चलकर अपना दुख व्यक्त किया। आपको बता दें कि करबला में हजरत मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन को उनके 72 साथियों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया था। मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क में 22 शावकों को जन्म देकर एक बाघिन रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 10 साल की हो चुकी इस बाघिन ने 2 बार 3-3 शावकों को जन्म दिया, जबकि इस साल अप्रैल महीने में 4 शावकों को जन्म दिया। फिरोजाबाद के बिलाल नगर में एक मकान में तेंदुए के घुस आने से हड़कंप मच गया। बाद में आगरा से वन विभाग की टीम को बुलाकर तेंदुए को घर से बाहर निकाला गया। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में एक स्कूल में 3 टीचरों पर 9 साल की छात्रा के यौन शोषण का आरोप लगा है। आरोप है कि स्कूल का एक पीटी टीचर और 2 ड्राइंग टीचर बच्ची का स्कूल में ही यौन शोषण करते थे। परिवार वालों की शिकायत पर तीनों आरोपी टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाहाबाद के पौष इलाके सिविल लाइंस में छेड़छाड़ से परेशान एक महिला ने केरोसिन तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। महिला का आरोप है कि उसने पड़ोसी ने घुसकर अश्लील हरकत की, लेकिन शिकायत करने पर पुलिस वाले उल्टे मामला दबाने में जुट गए। गुरु नानक देव के जन्मदिवस पर मनाए जा रहे प्रकाश पर्व को सारे देश के सारे गुरुद्वारों के साथ ही दिल्ली का रकाबगंज गुरुद्वारा भी पूरी तरीके से सज चुका है। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। इस बार उनका 546वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और इस मौके पर दिल्ली में गुरुद्वारों को रोशनी से सजा दिया गया है। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह गंगा स्नान और शाम के समय दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। काशी के घाटों पर देव दीपावली मनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज सारनाथ से लेकर काशी के घाटों पर उत्सव जैसा माहौल रहेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर फिल्म प्रेम रतन धन पायो की सफलता के बाद मंगलवार देर शाम परिवार के साथ काशी पहुंची। सोनम काशी में राजेंद्र प्रसाद घाट पर देव दीपावली में होने वाली मां गंगा की महाआरती में परिवार के साथ शामिल होंगी। सोनम कपूर का पूरा परिवार काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रेम रतन धन पायो की सफलता के बाद विशेष अनुष्ठान भी करेगा। फरीदाबाद में महिला चोरों के लाखों की चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन महिलाओं ने कंप्यूटर की दुकान पर हाथ साफ किया। कंप्यूटर की दुकान में चोरी की वारदात को 4 महिलाओं ने अंजाम दिया। जिस जगह चोरी हुई वहां से थाना सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर था। बिहार में कटिहार की एक जूट मिल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। मिल मजदूरों का आरोप है कि प्रबंधन ने मिल बंद करने के लिए साजिश के तहत ये आग लगाई है। मिल कर्मचारियों ने मजदूरी भी हड़पने की साजिश का भी आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के शाहडोल में एक गांव में टॉर्च का सेल खाने की वजह से 2 बच्चियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खराब होने की वजह से सेल घर के बाहर फेंक दिए गए थे। बच्चों ने खेल खेल में उसका मसाला खा लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 9 साल के मासूम ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। बच्चे के मुताबिक कुछ छात्र फेसबुक के जरिए छात्राओं से दोस्ती करते थे और उन्हें पूल पार्टी में बुलाकर नशा देते थे।
बच्ची ने आरोप लगाया है कि नशे की हालत में बच्चों के साथ अश्लील हरकतें की जाती थी और बाद में उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था। मामले में खुलासे के आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 3 छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मध्य प्रदेश की खचराना पुलिस ने आसाराम की बहू जानकी हरपलानी का बयान दर्ज कर लिया है। अपने पति नारायण साईं के खिलाफ कार्रवाई के लिए हरपलानी को पीएमओ दफ्तर से गुहार लगानी पड़ी थी। नारायण साईं की पत्नी जानकी ने शिकायत पर पीएमओ ने 30 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई का आदेश दिया है। सितंबर महीने में श्रीलंका में भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज खेली जाएगी। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने ऊना में पत्रकार वार्ता में इस बारे में बताया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि बीसीसीआई ने विदेश मंत्रालय से टीम को श्रीलंका भेजने की राजनीतिक मंजूरी मांगी है। ठाकुर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय खेल कैलेंडर 8 साल के लिए निर्धारित होते हैं। इस खेल कैलेंडर के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज दिसंबर में होनी चाहिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से तीसरा टेस्ट मैच नागपुर में खेला जाएगा। फिलहाल 4 टेस्ट मैच की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे चल रही है। गौरतलब है कि बेंगलुरु में हुए दूसरे टेस्ट में बारिश ने टीम इंडिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अफ्रीकी कप्तान हाशिम अमला के मुताबिक स्टेन चोट से अभी भी नहीं उभर पा रहे हैं और नागपुर टेस्ट में मुश्किल ही खेलेंगे। आपको बता दें कि स्टेन के मांसपेशियों में खिंचाव है, जिसके कारण वो दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे। बिग बी अमिताभ बच्चन ने अपने स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा और गंभीर खुलासा किया है। बिग बी बीते 20 सालों से हेपेटाइटिस बी से जूझ रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनका 75% लिवर संक्रमित हो चुका है और सिर्फ 1/4 हिस्सा ही काम कर रहा है। निर्देशक शेखर कपूर का कहना है कि वो अपनी फिल्म पानी को हिंदुस्तान के बाहर ले जाएंगे। आपको बता दें कि पानी में सुशांत सिंह राजपूत और आयशा कपूर को कास्ट किया गया है। आल्ट फिल्म मेकर लॉयड वर्ष 1983 में बनी कमल हसन और श्रीदेवी अभिनीत फिल्म सदमा का रीमेक बनाने जा रहे हैं। बालू महेंद्र के निर्देशन में बनी सदमा भी दरअसल तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का रीमेक थी। लव आजकल, कॉकटेल और गोवा गॉन जैसी फिल्म प्रोड्यूस करने के बाद निर्देशक विशन अब निर्देशन में कदम रखने के लिए तैयार है। दिनेश विशन ने निर्देशक में बनने वाली पहली फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत और कृति सोनम रोमांस करते हुए नजर आएंगे।